महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। प्रेमचंद का जीवन संक्षेप में आप लोगों ने देख लिया, इनकी रचनाएं भी देख ली, और जैसा उसमें बताया है कि प्रेमचंद ने साहित्य को समाज से जोड़ा। तो प्रेमचंद की विशेषता ये रही कि समाज में जो कुछ घटित होता था उसको उन्होंने अपने लेखन का विषय बनाया। और वास्तव में इनका लेखन जिन्होंने पढ़ा है, इनकी रचनाओं को जिन्होंने पढ़ा है, इनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर कोई आदमी भारत की संस्कृति को नहीं जानता, मुख्य रूप से उत्तर भारत की संस्कृति को नहीं जानता, और वो इनकी रचनाओं को पढ़ ले तो पूरी तरह समझ सकता है कि उत्तर भारत के गाँव का परिदृश्य क्या है, उत्तर भारत के गाँव में रहने वाले लोग किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। वो बिना यहाँ पर आए यहाँ की कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को अच्छी तरह से जान सकता है। दूसरा, प्रेमचंद की एक विशेषता ये भी रही कि इन्होंने हिंदी साहित्य की दिशा को बदला। प्रेमचंद से पहले लेखन के क्षेत्र में कल्पना का बोलबाला था। काल्पनिक कथाएं बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी जिनका समाज से कोई सरोकार नहीं था। प्रेमचंद ने क्या किया, उस दिशा को बदल दिया, लोगों की सोचने की स्थिति को बदल दिया। आप देखोगे इनकी कुछ रचनाएं आपको पता होंगी। जैसे एक रचना है जिसमें एक बच्चा होता है जो मेला देखने जाता है। तो मेला देखने जब जाता है वो तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं खरीदता, अभी तो अपनी माँ के लिए एक चिमटा खरीद के लाता है। जब उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा आपने क्या लिया, तो वो कहता है कि माँ आपका हाथ रोटी बनाते समय जल जाता था, इसलिए मैंने देखा कि आपके हाथ आपकी मदद में किस तरह करूँ और आपके लिए मैं चिमटा खरीद के लाया। तो इस कहानी को पढ़ करके बहुत से बच्चों ने इस तरह भी सोचना शुरू किया कि हमें अपने माता पिता के लिए भी कुछ करना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएं प्रेमचंद की रहीं और इनके माध्यम से उन्होंने समाज की दिशा को बदला। 2 बैलों की कथा। अब 2 बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने सोचने की दिशा को किस प्रकार से बदला है, यह आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इससे आपको पता चल जाएगा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास से सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेर कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते,
4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वो जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। देखो बच्चों, इसमें प्रेमचंद जी ने क्या कहा है, गधे के बारे में बताया है और गधे के तमाम अच्छाइयों को उन्होंने बताया है कि गधा तो इतना सीधा कभी क्रोध नहीं करता, उसके ऊपर सुख दुख मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ता। जो लक्षण संत महात्माओं के हैं वही लक्षण यहाँ पर प्रेमचंद जी ने गधे के बारे में बताया है। फिर आदमी को किसी को गधा क्यों कह दिया जाता है और गधा कहने से बुरा क्यों माना जाता है? बुरा इसलिए माना जाता है कि यदि कोई आदमी इतना सीधा हो जाए कि वो कभी क्रोध न करे, उसके सामने कोई भी गलत काम कर हो रहा हो लेकिन वो क्रोध न करे, तो उस आदमी को गधा कह दिया जाता है। और एक और, गधा उसको कहा जाता है जो कभी कभी जो उसके पास नहीं है उसको लेकर के वो सोचता है। जैसे एक दृष्टांत आपको बता देते हैं। गधा बहुत कम बोलता है, कभी बोलता तो उसकी आवाज़ भी एकदम अजीब सी होती है। फिर क्या होता है, गधा जो होता है आपने देखा होगा बैसाख के महीने में, जेठ बैसाख, जब पूरी घास एकदम समाप्त हो जाती है तो उस समय गधा एकदम खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि वो जब देखता है कि मैदान खाली हो गया तो ऐसा सोचता है कि हमने पूरी घास को खा ली है। ये सोच करके वो खुश होता है, अरे वाह हमने तो कितना खा लिया, और खा करके वो अपना शरीर देखता, मैं तो बहुत मोटा हो गया। लेकिन वास्तव में घास कहाँ जाती है? गर्मी के कारण घास शांत हो जाती है, लेकिन गधे को लगता है हमने पूरी घास खा ली है। और ऐसे ही जब हरियाली का समय आता है तो गधा बहुत दुखी हो जाता, उसको लगता है अरे चारों तरफ तो घास फैल गई, मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ, मैं तो एकदम भूखा हूँ। ये सोच करके वो दुबला हो जाता है। तो इस प्रकार से वो आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, कोई भी आदमी जब इस तरह सोचता है, जो है नहीं, जो काम उसने किया नहीं, लेकिन उसको लगता है कि मैंने यह काम कर लिया, तो वास्तव में इस क्षेत्र में उसको गधा कह दिया जाता है कि तुम तो एकदम गधे के समान हो। आगे प्रेमचंद इसमें बता रहे हैं कि भारत वाले कितने अच्छे हैं, शराब नहीं पीते, पैसे बचा के रखते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फिर भी बदनाम है, वह जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। तो जीवन का आदर्श क्या है? जीवन का आदर्श है कि हम किसी की अच्छी बातों को सुने, किसी की बुरी बात को एक बार माफ़ कर दें, 2 बार माफ़ कर दें, तीसरी बार भी माफ़ कर दें, लेकिन इसके बाद भी अगर हमें बार बार परेशान कर रहा है तो हमारा उद्देश्य उसको हम उचित जवाब दें। गांधी जी की तरह हम एक बार इस गाल पे, दूसरे गाल पे, तीसरे गाल पे सहते, लेकिन चौथी बार जब नंबर आए तो तड़ाक से उसको एक हम दे दें। ये जीवन का भी नियम है। अगर हम बहुत ज़्यादा सीधे हो जाएंगे तो संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार के सब जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह माने संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चोट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे।
एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इस पैराग्राफ में प्रेमचंद जी ने दोस्तों के लिए बताया है कि अगर हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो हमारा काम है हम उसका बराबर साथ दें। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। इस पैराग्राफ के माध्यम से प्रेमचंद जी भारत के लोगों की उस समय की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जब अंग्रेज गिरमिटिया के रूप में उनको, भारत के लोगों को काम करने के लिए दूसरे देशों में भेज देते थे। और भारत के लोग अपने यहाँ तो बहुत मेहनत से अंग्रेजों के बताए हुए काम को करते थे, फिर भी अंग्रेज अपने फायदे के लिए उनको दूसरे देशों में भेज देते थे। गिरमिटिया माने एक एग्रीमेंट के तहत उनको भेजा जाता था कि हम इनको भेज रहे हैं, ये इतने दिन तक वहाँ काम करेंगे, इसके बदले इनको इतना पैसा मिलेगा, फिर ही आएंगे। तो इसमें होता क्या था कि जो वहाँ के लोग थे, जो उस देश के लोग थे, वो तो ज़्यादा पैसा मांगते थे काम करने के लिए। उसी काम को भारत के लोग कम पैसे में कर देते थे, इसलिए वहाँ के लोग भारत के लोगों से चिढ़ते थे और ये कहते थे कि भारत के लोग जीवन के आदर्श को नीचा कर रहे हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे दुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पस वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वही लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। इसमें देखो शुद्ध ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है। और बच्चों एक चीज़ यहाँ व्यवहारिक सीखने की चीज़ है कि घर में भी अगर कोई स्त्री है
तो कभी उसके मायके की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसके मायके वालों को, उसके भाई को, उसके पिता को, उसके गांव के लोगों को अगर आप कुछ उल्टा सीधा कहेंगे तो वो इस तरीके कभी आपसे स्नेह नहीं करेगी, वो गुस्सा हो जाएगी और आपके परिवार का माहौल एकदम बिगड़ जाएगा। इस बात का व्यवहारिक क्षेत्र में भी ध्यान रखना है। बच्चों आज यहीं तक, इसके आगे दूसरा अंश हम लोग कल शुरू